समसनम समासः। अब समसनम का मतलब क्या है? इसका मतलब है संक्षेप। संक्षेप का मतलब तो सभी जानते होंगे। संक्षेप का मतलब क्या है? थोड़ा कम करना। तो समास उसको कहते हैं जो बहुत बड़ा वाक्य है या बहुत सारी चीजें उनको क्या है, छोटा करने को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए एक वाक्य प्रसिद्ध है, समसनम समासः, और कई सारे वाक्य भी है। तो हम एक दो और देख करके चलेंगे। समास क्या है इसी को कहने के लिए? अनेक पदानाम एक पदी भवनम। ठीक है, क्या है? अनेक पदानाम एक पदी भवनम क्या होता है? समासः। मतलब क्या है देखिएगा, समास यहाँ पे क्या बताया? अनेक पद। अनेक पद का मतलब क्या है? पद क्या है ये मैंने बताया था, सुत्तिंगंतम पदम। ठीक है, तो उसी पद की बात यहाँ पर किया है। जो अनेक मतलब एक नहीं, एक से दो या तीन या कितने भी ले लीजिए, एक से ज्यादा पदों का जब मिल करके एक पद बनता है उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, हमारे पास शब्द है, एक अनुवाद बना रही हूँ, फिर इसमें से शब्द लेकर के आपको उदाहरण के तौर में बता रही हूँ। ठीक है, अहम पीतम अंबरम यस्य, ठीक है, तम नमामि। ये अनुवाद क्या बना? मैं पीले वस्त्र जिसके है उसको क्या कर रहा हूं? नमस्कार करता हूं। ठीक है ना, इतना बड़ा वाक्य बना। अब ये क्या है? इतने बड़े वाक्य को हम छोटे में करके लिखना चाहे, बड़ी सी बात को छोटे में कहने को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो देखिएगा, समास उसमें होता है जो समर्थ पद होते हैं। ठीक है, समर्थ पद का मतलब एक तो पद जो होना चाहिए उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, और जिन दो या दो से अधिक पदों का आप समास कर रहे हो तो उनका परस्पर में संबंध होना चाहिए। ठीक है ना, तभी वहां पर क्या होता है? समास होता है। उसी को हम कहते हैं समर्थ पदों में एक से ज्यादा समर्थ पद जो होंगे उनमें क्या होती है? समास होती है। तो ये क्या? पीले वस्त्र, ये पीतम अंबरम पद है, दोनों ही अलग अलग, और ये समर्थ भी है। तो इसमें जब हम समास करेंगे, ये दो पद है अलग अलग, तो इस पदों को क्या हो जाएगा? समास करेंगे तो एक पद बन जाएगा। तो ये पीतम अंबरम यस्य तम, देखिए इतना बड़ा वाक्य जो बन रहा है, ये पूरा क्या हो जाएगा? एक पद बन जाएगा। यहाँ पे कितने पद हो गए? एक दो तीन चार, चार पद है। तो ये क्या है? समास बताया था, एक पद में कभी समास नहीं होता है, सिर्फ एक में क्या है? समास कभी नहीं होता है। पर संधि क्या है? सिर्फ एक पद में हो रहा था, पर समास में ऐसा नहीं है, एक में कभी भी समास नहीं होता। एक से ज्यादा, चाहे दो हो चाहे तीन हो, उनमें क्या होता है? समास होता है। तो यहाँ पर चार पद है, चार पदों में हम समास करेंगे। तो पीतम अंबरम यस्य तम, इसके लिए समास होकर के शब्द बनता है पीतांबरम। ठीक है, तो अब अनुवाद आप शॉर्ट में ये कर सकते हैं, अहम पीतांबरम नमामि। ठीक है ना, वाक्य क्या हो गया? छोटा हो गया, पर अर्थ सेम वही निकलेगा। इसका अर्थ भी यही है, मैं पीले वस्त्र जिसके है उसको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। और पीतांबरम नमामि, इतना छोटा सा वाक्य कहेंगे तो भी उसका अर्थ सेम निकलता है। इसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ में आया? समास का अर्थ सिंपल सा है, संक्षेप। ठीक है ना, इसी को क्या है? अनेक पदानाम एक पदी भवनम, इसका विस्तार करके बताया है। अनेक पदों को मिलाकर क्या है? एक पद का बनना समास कहलाता है। समझ में आ गया? यस मैम। अब देखिएगा, इसमें और भी कोई चीजें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है।
एक शब्द यूज होता है समस्त पद। समस्त पद, समस्त पद का मतलब क्या है? पूरा जो मिलकर के पद बना है वो समस्त पद। तो इन सारे पदों से आपने एक पद बनाया, ये क्या कहलाया? समस्त पद। ठीक है, जब ये तो समास होकर के बना हुआ पद है आपका, जब इस पद को लेकर के आपसे ये पूछा जाए कि इसका एक रूप ये था, इससे ये रूप बना, और आपके सामने ये रूप रख करके कहे इसका ये रूप बनाइए, तो उसको कहेंगे हम विग्रह। ठीक है, ये तो समस्त पद हो गया समास का, और इसको कहेंगे विग्रह। विग्रह मतलब अलग अलग करना, तोड़ना। जो ये पूरा एक पद है इसको तोड़ के जो बताएंगे उसको वो क्या कहलाएगा? विग्रह। ये हुआ आपका विग्रह वाक्य, और ये हुआ आपका समस्त पद। समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए, और इसके आगे समास में क्या होता है? मुख्यतः दो पद तो कंपलसरी होते हैं, ठीक है ना, और कहीं कहीं पर भी ऐसा होता है जहां पर आपको दो से अधिक पद देखते हैं। तो देखिएगा, समास में जो भी पद पहला होगा, हमने पीताम्बरम देखा था, पीताम्बरम, इसमें कौन कितने पद हैं? दो पद है। दो दो पद। पीतम अंबरम। ठीक है, तो इसमें जो पहला पद है उसको तो हम क्या कहेंगे? पूर्व पद। और जो बाद में है उसको क्या कहते हैं? उत्तर पद। ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ। ठीक है, पूर्वत्र श्रूयमानम पदम पूर्व पदम भवति, और उत्तरत्र श्रूयमानम पदम उत्तर पदम। ठीक है, उसी को जो बताया अभी मैंने हिंदी में, उसी को संस्कृत में बताया है। जो पहले पढ़ा जाता है उस पद को क्या कहते हैं? पढ़ा या सुना जाता है उस पद को कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद में सुना या पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर पद। ये समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. देखिए, एक एक प्रश्न आपको बता रही हूँ। यदि ये कहा जाए कि समास किन पदों की होती है, तो कोई उत्तर बताएगा? समास किन पदों की होती है? चलिए, समास किन पदों की होती है मैंने आप लोग को अभी बताया ही था, पर आप उस प्रश्न में उसको नहीं पदों जोड़ते। के। तो तीन पदों की नहीं हो सकती इसमें? मैम सॉरी, समर्थ पदों के। क्या है? सूत्र भी बढ़ाया गया है। क्या है? समर्थ पद विधि। ये क्या कहता है? पद संबंधी जो कार्य होते हैं वे सभी क्या है? समर्थ है। तो समास किन में होता है या कहां पर होता है? तो उत्तर ये है, समर्थ पदों में समास होता है। ठीक है, समझ में आ गया? जी मैम। हाँ जी, मैम। अब इसके आगे एक और चीज जानिए। जो आप समास करके बहुत सारे पदों को एक पद बनाते हो ना, जैसे क्या है? राम लक्ष्मण। ठीक है, तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है? राम लक्ष्मणो। एक पद हो गया, फिर लक्ष्मण हो गया, दो पद हो गया। ठीक है, रामा का आप रूप जानते हो, रामा की तरह ही लक्ष्मण का भी रूप बनेगा। इनका रूप कैसे बनते हैं ये भी आप लोग जानते हो। पर क्या है, ये एक अलग पद है, इसको जानते हो और इसको जानते हो, पर जब इन दोनों को मिला देंगे तब क्या उसका रूप चलेगा? तो वो क्या है, उसका भी क्या है, जब पूरा एक पद बन जाता है तो उनका भी रूप चलता है, राम लक्ष्मण। ठीक है, ऐसा पूरा एक रूप बन चलेगा, शब्द रूप में ही होता है। समास को देखिएगा, प्रायः समास शब्द रूपों में दिखाई देता है, कहीं कहीं पर धातु रूपों में भी देखा जाता है। ठीक है ना, मुख्य रूप से शब्द रूपों में ही देखा जाता है। तो क्या है, ये एक शब्द एक पद बन गया। एक पद का मतलब मैंने बताया था, पद का ही पर्यायवाची है शब्द। तो क्या हो गया, ये अलग अलग शब्द थे तो एक शब्द बन गया। तो ये जो एक शब्द बन गया इनका भी रूप चलेगा। तो ये रूप चलेगा इसका
सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। ये सूत्र विधान करता है कि आप समास करके जो एक पद बनाओगे तो उसका भी क्या है, रूप चलेगा आगे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए मैंने आप लोग को बताई है। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। अब समास के लिए एक और चीज है वृत्ति ही। वृत्ति ही शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सुना है किसी ने? जी मैम। कहाँ सुना है? मैम जैसे संधि में भी सुना है। मैम प्रथमा वृत्ति, धातु वृत्ति, भाष्य वृत्ति। इसका अर्थ क्या होता है वृत्ति का? बताइए। चलिए, वृत्ति उसे कहते हैं परार्थान, परार्थाभिधानम वृत्ति। ठीक है ना? ये जो सारी चीजें मैं थोड़ी बहुत समास की ही चीजें है, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं कही जा सकती है, पर अभी नहीं तो आगे जाकर के आप लोग के इसमें काम आएगा, इसलिए मैं बता दे रही हूँ भूमिका बनाने के उसमें ही। पर ध्यान दीजिएगा, क्या है परार्थाभिधानम वृत्ति ही। क्या है इस वृत्ति किसे कहते हैं? तो कहा गया है परार्थाभिधानम। परार्थ मतलब क्या है? दूसरे, जो दूसरे का अर्थ का ज्ञान कराता है और क्या है थोड़ा अपना भी अर्थ का ज्ञान कराता है, उसे क्या कहते हैं? हम वृत्ति ही कहते हैं। तो देखिएगा, अब मुख्य बात चीजें क्या है आप लोग को ध्यान रखनी है। वृत्ति कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। किसमें? व्याकरण में। कितने प्रकार की होती है वृत्ति? 5 प्रकार प्रकार की। 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बताइए? कृत तद्धित समास एक शेष, ऐसी मैम? हाँ, इन्हीं को क्या कहते हैं हम? वृत्ति के नाम से जानते हैं। पहला है कृदंत, दूसरा है तद्धित, तीसरा है समास, चौथा है एक शेष, और 5वां क्या है? सनाद्यंत। सनाद्यंत धातु रूप। ठीक है, ये आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है, याद रखिएगा। वृत्ति किसे कहते हैं, ये व्याख्या तो क्या है, ये वाक्य याद कर लो वही बहुत है, पर कितने प्रकार की होती है ये जरूरी है, और कौन कौन सी ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए, मैंने आप लोग को बताया वृत्ति किसे कहते हैं? जो दूसरे के अर्थ को और अपने अर्थ दोनों को मिलाकर के अर्थ को प्रकाशित करता है, उसे वृत्ति कहते हैं। तो आगे बताया वृत्ति 5 प्रकार की होती है। जैसे देखिएगा, आगे प्रत्यय पढ़ोगे तब आप समझोगे क्या है। कृदंत मतलब क्या? कृदंत प्रत्यय लग करके जो शब्द बनता है, तो वो कैसे बनता है, उसका अर्थ क्या होता है? एक तो अपना अर्थ होता है, जो जिस भी शब्द से आप प्रत्यय कर रहे हो तो उस शब्द का भी अर्थ होता है। जो कृदंत प्रत्यय लगा रही है वो प्रत्यय भी अर्थ बताता है। ठीक है ना? तो यही दो चीजें मिलकर के जो एक चीज बन रही है, एक अपना अर्थ और एक परार्थ का, मतलब जो दूसरी चीज आई है, प्रत्यय आई है, दोनों मिलकर के जब अर्थ को बता रहे, इसी को क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार हर चीज के साथ जोड़ सकते हैं, जब तद्धित प्रत्यय मिलकर के प्रकाशित होता है अर्थ का, और समास से और एक शेष से और सनाद्यंत धातु से। एक उदाहरण से समझिएगा। कृदंत का है कुंभम करोति इति कुंभकारः। क्या है? कुंभ मतलब क्या है? घड़ा। घड़े को बनाने वाला क्या कहलाता है? कुंभकार कहलाता है। तो क्या है? कुंभ तो है घड़ा, और कार है बनाने वाला। दोनों चीजें अलग अलग है, और ये दोनों मिलकर के एक नए अर्थ को, परार्थाभिधानम, एक नए अर्थ को प्रकाशित कर रहा है। वही क्या है? आपकी वृत्ति कहलाती है। कुंभकार मतलब घड़े को बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? कुंभकार।
कुछ समझ में आया? यस मैम। और लोग बताइए। मैम बताइए एक कुछ। उदाहरण और बता दीजिए। अच्छा, एक उदाहरण एक और बता दीजिए। चलिए ठीक है, एक बता दिया कृदंत का। आप देखिएगा, शैवः, तद्धित का हो जाएगा शैवः। शैव कौन कहलाता है? मैम शिव। शिव के हाँ, पुत्र। शिव का पुत्र शैव हो जाएगा। और शिव संप्रदाय वाले भी क्या कहलाएंगे? शिव के अनुयायी जो होंगे ना, वो भी क्या कहलाएंगे? शैव। तो क्या शिव का एक अपना अलग अर्थ है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। और फिर उससे जो आपत्ति उत्पन्न हुई है, तो आपत्ति उत्पन्न हुए इस अर्थ में हम एक प्रत्यय कर रहे हैं। तो शिव शब्द का अर्थ भी है और उस प्रत्यय का अर्थ भी है। मतलब शिव से जो उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? शैव हो गया। तो क्या या तो शिव से संतान उत्पन्न हुई, वो भी शैव कहलाएगा। और शिव से संप्रदाय एक प्रचलित हुआ, वो भी क्या हुआ? शैव हो गया। तो यही चीजें, ये क्या है? अपना भी शिव एक शब्द का और प्रत्यय का दोनों का अर्थ मिला करके एक नए अर्थ को बता रहा है। यही क्या है? वृत्ति कहलाई है। ठीक है। जी मैम। चलिए, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 प्रकार की वृत्ति होती है और ये होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक वृत्ति में समास भी आ गया, ठीक है ना। समास से जो आप बनाओगे वो भी क्या होगी? ये वृत्ति कहलाइए। अब आगे बताते हैं विग्रह। अभी मैंने बताया था विग्रह क्या होता है, पर उसका वाक्य को भी देख लीजिएगा। वृत्त्यर्थाव बोधनम वाक्यम विग्रह। ठीक है, क्या है? अभी आप वृत्ति समझ के आए हैं, अभी यहाँ पर क्या बता रहे? विग्रह को। ठीक है, विग्रह को समझने के लिए वृत्ति समझना जरूरी था, इसलिए वृत्ति इससे पहले आपको बता दिया गया है। तो अब ये कह रहे विग्रह किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया था क्या क्या है विग्रह किसे कहते हैं, बताओ। मैम हिंदी दो में समस्त बताया पदों था। को अलग करना। पूर्ण पदों को। हाँ, जो समस्त पद है उसको अलग करना ही क्या है? विग्रह कहलाता है। अभी इसी को क्या बताया यहाँ पे? वृत्ति। वृत्ति अभी मैंने क्या बताया? जो शब्द और प्रत्यय या समास, दो अलग अलग पदों का एक पद बन गया, वो जो एक समस्त पद बन रहे हैं वही क्या कहलाता है? वृत्ति कहलाता है। यही बताया था। तो अब ये बता रहा है वृत्त्यर्थावबोधक, मतलब क्या है? वृत्ति के अर्थ। वृत्ति अर्थ का मतलब क्या है? जो वृत्ति, आपका पूरा एक वाक्य बना है, कुंभकारः। ठीक है, ये उदाहरण बताया था अभी वृत्ति में। तो क्या है? ये जो आपका एक समस्त पद बन गया है, वृत्ति बन गया है, इसका जो अर्थ का अवबोध मतलब ज्ञान कराता है, वही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। अब वो कुंभकारा आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है, इसके अंदर क्या अर्थ है? कुंभ अलग है, कार अलग है, क्या है? ठीक है, घड़े को बनाना इसका अर्थ है या घड़ा बनना अर्थ है, ये क्या अर्थ है ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके अर्थ को जानने के लिए जो चीज की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? विग्रह कहलाते हैं। तो इसके अर्थ को देखने के लिए क्या कहेंगे? इसको और खोलेंगे, तो खोलेंगे। एक मिनट। वृत्ति का अर्थ जो हमें अवबोध मतलब ज्ञान करवाए, जो ये वृत्ति है आपका, इसके अर्थ का जो ज्ञान करवाए
उसे हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो इस आवाज आ रही ना? आ रही है मैम। जी मैम। चलिए, तो इसके अर्थ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। इसी तोड़ने को क्या कहेंगे, विग्रह कहते हैं। तो क्या है, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, कुंभम करोति इति, कुंभम कुंभकारः। करोति इति कुंभकारः। तो कुंभकारः कौन हुआ, घड़े को जो बनाता है उसे क्या कहते हैं, कुंभकार कहते हैं। ये हमें इस चीज से अच्छे से ज्ञान हुआ, इसी को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। समझ में आ गया वृत्ति और विग्रह? हाँ जी मैम। अब देखिएगा, ये विग्रह कितने प्रकार का होता है। वृत्ति तो आपने जान लिया, वृत्ति कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। इस प्रकार की। तो अब विग्रह कितने प्रकार का होता है, बताइए। 2 प्रकार की। विग्रह विग्रह कितने और प्रकार, एक अस्वपद विग्रह। हाँ, 2 प्रकार का क्या होता है, विग्रह होता है। एक तो क्या हो गया आपका स्वपद, दूसरा हो गया अस्वपद। स्वपद और अस्वपद, इसी को हम कह देते हैं लौकिक, एक और हो गया अलौकिक। अलौकिक। ठीक है। अब ये विग्रह, ये तोड़ना भी क्या है, 2 प्रकार से होता है। एक तो क्या है, इस प्रकार होता है, और एक दूसरी प्रकार का भी होता है। ठीक है, अब वो दोनों प्रकारों को देखेंगे क्या है। पहले क्या है, सपद। सपद मतलब समझ रहे हो, लौकिक। लौकिक मतलब जो लोक में होता है उसे क्या कहते हैं, लौकिक कहते हैं। ठीक है ना, सपद विग्रह। सपद विग्रह देखिएगा, वही कुंभम करोति इति कुंभकारः, ये क्या हो गया हमारा, स्वपद विग्रह हो गया। मतलब जो समस्त पद है, उस पद में जो शब्द है उनको लेकर के हम जब विग्रह करते हैं तो उसको तो क्या कहते हैं, स्वपद विग्रह, या कह लीजिए लौकिक विग्रह। पर कुंभम करोति इति कुंभकारः, तो देखिएगा यहाँ पे कुंभ भी इस वाक्य में है, करोति कार का ही क्या है, करोति है। तो क्या हम दोनों पदों को लेकर के हम इसका विग्रह कर रहे हैं, ये तो क्या हो गया आपका स्वपद विग्रह हो गया। अब दूसरा है अस्वपद विग्रह। ठीक है, अस्वपद विग्रह में क्या होता है, जो पद है उसमें उसके अतिरिक्त भी कोई भी नए पद आ जाते हैं। जैसे देखिएगा, इस अस्वपद को ही क्या कहते हैं, अलौकिक भी कहते हैं। कुंभकारः शब्द है, तो इसको तोड़ेंगे और इसके बाद भी और तोड़ना है, इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको किस में जाते हैं, हम सिद्धियों में जाते हैं। तो सिद्धियों में जब जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर विभक्तियां दिखाई देंगी आपको, कुंभ, अम, क्री, सु। तो इस प्रकार जो विग्रह किया जाता है और इसके बाद भी और आगे गहराई में तोड़ा गया है, तो इसे क्या कहते हैं, अस्वपद विग्रह कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो ये चीज होगी विभक्तियों वाली, और इसका एक अर्थ ये है, ये तो कुंभकारः तो शब्दों से बन गया, और इसके अतिरिक्त आप कुछ और लेके आ रहे हो। जैसे क्या है, कृष्णस्य समीपम। ठीक है, पर इसका ये तो क्या हो गया, विग्रह हो गया, पर इसका समस्त पद क्या बनता है, उपकृष्ण। ठीक है, ये तो हुआ समस्त पद। पर जब यहाँ विग्रह कर रहे तो क्या हो रहा है, उप और कृष्णम है, पर आप यहाँ पे उप के स्थान पे क्या यूज कर रहे हो, समीप यूज कर रहे हो। तो ये जो उस पद में नहीं है फिर भी उसका यूज कर रहे हैं, इसको भी क्या कहते हैं, अस्वपद।
स्व और पद, मतलब उस वाक्य में जो अपने पद है उसके अतिरिक्त हम कोई नए पद ले रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अस्वपद विग्रह कहते हैं। आ गया समझ में? मैम परीक्षा में अलौकिक विग्रह भी पूछा जाता है क्या? नहीं, ये पूछा नहीं जाता है, बस इतना मतलब पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि विग्रह कितने प्रकार का होता है या विग्रह किसे कहते हैं। ठीक है। जी मैम। तो देखिएगा ये जो होता है सपद विग्रह, ये लोक का उदाहरण होता है और ये शास्त्रों के अंतर्गत वाला होता है अस्वपद विग्रह। ज्यादा नहीं समझ में आया तो स्ट्रेस मत लीजिएगा, इतना अंदर तक नहीं पूछा जाता है। जो ये ऊपर ऊपर की चीजें है, वृत्ति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की है, विग्रह किसे कहते हैं और कितने प्रकार का है और कौन कौन सा है, इतनी चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आगे चले। और कोई चीज ऐसी है जिसे आप लोग समझना चाहते हो, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। बोलिए, आगे बढ़े या पीछे चले? नहीं मैम, यहाँ तक समझ आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने मुख्य उद्देश्य पे। अब समास क्या होता है और उसकी आगे पीछे की चीजें आप लोगों ने जान लिया है। अब ये जानिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बताइए, समास कितने प्रकार का होता है? 5। जी मैम। दोनों चीजें मिलती है, 4 या 5, ठीक है ना। मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, एक अतिरिक्त को गिन के 5 प्रकार भी कही जाती है, पर ज्यादा 4 पे फोकस रखिएगा। जहां पर आपको 4 ऑप्शन नहीं दिखे वहां पर आप 5 पे जाइएगा। ठीक है, अब सारे समासों को देखेंगे। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। मैं इस समास के विषय में आप लोग को एक क्या दे रही हूँ, सुझाव दे रही हूँ। इसमें उस पुस्तक पे मत जाइएगा, किस पे, चिरंतनी पे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा ही गोलमोल करके मुझे लगता है दिया है। एक सरल तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला हो गया आप लोग का अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास और तीसरा बताइए कौन सा है? बहुव्रीहि। मैम कर्मधारय। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि। हाँ कोमल, चिरंतनी के पास मत जाओ, ये कर्मधारी वाली चीज चिरंतनी बता रही है आपको। चलिए, क्या है, ये हुए हम लोग के मुख्य 4 प्रकार का समास, ठीक है ना। पहला है हमारा अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुव्रीहि और चौथा है द्वंद्व। इसके अतिरिक्त जो भी आप अलग, जैसे कर्मधारय का भी कोमल ने नाम बोला था, वो सारे इनके अंतर्गत ही आ जाते हैं, ठीक है। अब मैंने एक तो 4 बताया और 5वां, तो 5वें को देखिएगा कौन सा है, वो है हमारा केवल समास, ठीक है। इसको चाहे तो आप 5वां कह लीजिए, चाहे तो पहला कह लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। समास के नाम याद कर लीजिएगा इसी प्रकार से। अब देखिएगा इस समास में होता क्या है, ये अलग अलग क्यों है, इस चीज को जानिए। मैंने बताया था समास में एक पद कभी नहीं होता है, एक से ज्यादा होते, 2 या 3 वगैरह होते हैं। तो क्या है, जब अधिक पद है तो जब जो समस्त पद बनेगा उसका जो अर्थ निकलेगा, उसका क्या अर्थ के संबंध में इसके अलग अलग भेद है। तो देखिएगा, ये अव्ययीभाव समास कहता है हमारा कि जो समस्त पद होगा उसमें जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद क्या होता है बता दिया मैंने, ये कहता है पूर्व पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान। ये कहता है मेरे समास वाले शब्दों में तो क्या होगा, जो पूर्व वाला पद होगा वही प्रधान होगा, मतलब जो अर्थ निकलेगा तो उस अर्थ में मुख्यता जो होगी वो पूर्व पद की होगी। वो कैसे होगी, इस चीज को हम अभी जब समास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। अब तत्पुरुष को देखिएगा,
तत्पुरुष कहता है अच्छा तुम्हारे में तो पूर्व पद हो गया, तो मेरे में कौन सा है, उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, मैंने बताया केवल एक पद तो होगा ही नहीं, एक एक तो कभी नहीं होगा, दो या दो से अधिक होगा। तो इसमें क्या है, पहले ने तो कह दिया कि जो पहला पद होगा पूर्व पद उसकी मेरे में प्रधानता होगी। अब दूसरे ने कहा जो दूसरा है उसके मेरे में प्रधानता होगी। अब बहुव्रीहि तीसरे नंबर वाला कहता है अच्छा पूर्व और उत्तर हो गया, तो मेरे में क्या होगा, अन्य पद ही प्रधान होगा। मतलब क्या है, समास करते वक्त अन्य पद भी आता है तो उस अन्य पद की प्रधानता होगी। बहुव्रीहि समास में क्या होगा, अन्य पद जो तीसरा चौथा आएगा उस पद की प्रधानता होगी। अब चौथे ने कहा अच्छा तुम्हारे में तुम लोगों ने अपना कर लिया, ये क्या कहता है, उभय पद। उभय कहते हैं दोनों को, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ना ही मेरे में इसकी होगी ना ही इसकी, दोनों को मिला के दोनों पदों की क्या ही मुख्यता होगी। ठीक है, अब केवल समास आया, ये क्या कहता है, विशेष पदार्थ। इसमें किसका प्रधानता होगी, कोई विशेष पद आएगा उस पद की क्या होगी, प्रधानता होगी। ये समझ में आया, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न आप लोग का बनेगा कि कोई भी समास पूछ लिया जाएगा, इसमें कौन से पद की प्रधानता होगी, इस चीज को आपको पहचानना होगा। ठीक है, देखिए द्वंद्व का मतलब तो पता है आप लोग को, द्वंद्व में पढ़ना। द्वंद्व मतलब क्या है, विकल्प है, ये या वो। तो उसका द्वंद्व के नाम से पता लग रहा है दोनों चीजें आ रही है, तो उभय पद प्रधान हो गया। तत्पुरुष में डबलता आता है, उत्तर में भी डबलता आता है, तो तत्पुरुष का कौन सा प्रधान हो गया, उत्तर पद प्रधान हो गया। अव्ययीभाव समास अभी आप लोग पढ़ोगे तो देखोगे उसमें क्या है, प्रारंभ में पूर्व पद में उपसर्ग ही उपसर्ग दिखाई देंगे, तो वही जो पूर्व पद विशेष दिख रहा है तो उसमें पूर्व पद प्रधान होगा। और आगे बचा है बहुव्रीहि, तो इसको भी याद रखिएगा, इसमें अन्य पद का प्रधानता होगी। समझ में आ गई? यस मैम। जी मैम। तो देखिएगा ये जो हमने प्रधान बताए गए हैं, ये मूलतः यही पद प्रधान होते हैं इनमें, पर इसको इस चीज से भी ध्यान रखिएगा, प्रायः मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारे अव्ययीभाव समास के जितने भी शब्द है उसमें सब में ही पूर्व पद प्रधान होगा, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं इक्का दुक्का आप लोग को मिल जाएगा जिसमें कोई और पद भी प्रधानता दिखाई देगी। इसी प्रकार सबके साथ जोड़ लीजिएगा, अव्ययीभाव समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में प्रायः अन्य पद प्रधान होता है, और द्वंद्व में प्रायः उभय पद प्रधान होता है, और केवल समास में विशेष पद की प्रधानता होती है। अब देखिएगा इनके भेद, ठीक है ना, ये एक तो समास हो गए मुख्य, पर इनके अंदर भी कुछ अलग अलग नाम से समास होते हैं। तो इसमें भेद वाले में एक आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है ना। इसके भेद देखे जाते हैं, कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु, ठीक है ना। ये दो नाम वाले समास इसके अंतर्गत आते हैं, और द्वंद्व के भी दो भेद है, इतरेतर और समाहार। इतरेतर समाहार और एक है एक शेष, ठीक है। इसको जब पूरा समास पढ़ेंगे उसके अंतर्गत सारे भेदों को हम पढ़ते चलेंगे। इतना समझ में आ गया सबको? जी मैम। अब हम क्या करते हैं, सबको समासों को पढ़ने से पहले सबसे पहले केवल समास को पढ़ लेते हैं। सबसे सरल समास है हमारा केवल समास, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल समास के सिर्फ 2-3 शब्द ही है जिसमें केवल समास होता है, उन शब्दों को याद कर लीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, तो देखिएगा केवल समास क्या पढ़ रहे हैं हम, केवल समास, और इसमें किस पदार्थ की प्रधानता होती है, मैम विशेष पद की। विशेष पद की। चलिए, तो क्या है इसका एक बनता है उदाहरण,
आप लोगों ने देखा होगा वागर्था संपृक्तो। कौन सा समास हुआ इसमें? वागर्था केवल समास। विव शब्द है, वागर्था विव। इस शब्द में क्या होता है? केवल समास होता है। ठीक है, ये हो गया आपका समस्त पद। और इसका विग्रह जब किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वागर्थौ इव, वागर्थौ इव, तो क्या कहेंगे? संपृक्तो। वागर्था विव। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो गया? औ को आवादेश हो गया, वागर्था विव बन गया। बाकी इसको आप संधि की दृष्टि से भी देख सकते हैं, पर समास पूछा जाए तो समास इसमें केवल समास है। इसके बाद इसमें एक और है वागर्था विव, और एक है भूतपूर्वः। एक शब्द आपका ये बन गया केवल समास का, एक और है भूतपूर्वः, दूसरा हो गया। इसका विग्रह है पूर्वम भूतः पूर्वभूतः, पूर्वम भूतः पूर्वभूतः, ये विग्रह है और ये समस्त पद है। केवल समास का एक और दो उदाहरण ही प्रसिद्ध है, यही दो उदाहरण केवल समास में बनते हैं। और एक देखिएगा, कहीं कहीं किन्हीं पुस्तकों में मैंने पढ़ा है, उसको आप लोग को बता रही हूँ, बाकी देखा नहीं जाता है। नैकधा शब्द है, नैकधा, न एकधा नैकधा कहलाता है। तो इसमें भी एक कहीं समास पूछा जाए तो इसमें क्या उससे समास है? केवल समास है। ठीक है, मैम इसका विग्रह क्या होगा? ना एकधा। हाँ, न एकधा नैकधा, वही ये संधि इसमें भी है, इसमें भी है, संधि की चीज यही है। ठीक है, आगे चले। जी मैम। ये केवल केवल समास आपका यही समाप्त है, इसमें केवल समाप्त में यही चीज आपको याद रखनी है कि केवल समास में विशेष पदार्थ प्रधान होता है और उसके दो उदाहरण हैं। एक और चीज को कभी कहीं पूछा जाए तो देख लीजिएगा, नैकधा शब्द की। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा समास है सबसे पहला? अव्ययी अव्ययी भाव भाव समास। समास। चलिए, अव्ययी भाव समास। इसमें कौन सा पदार्थ प्रधान है? पूर्व। पूर्व पद। पूर्व पद। पूर्व पदार्थ प्रधान क्या है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास के लिए एक बड़ा सा सूत्र है, जानते हैं आप लोग? हाँ जी मैम। बोलिए। यस मैम। उसको लिखना मुझे लगता है कठिन है, चलिए लिख लेते हैं। अव्ययम, ठीक है, अव्ययम से बता दिया इसने, अव्ययी भाव समास है। फिर आगे शब्द के गिना दिए हैं कि इन शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, इसको पढ़ते हैं व्यरित्यर्था, भाव, एक मिनट, अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यरित्यर्था, भावात्यया, त्यया, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, ये स्केच है ना, सूखने लग जाते हैं खुले रहने से। क्या हो गया? संप्रति शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात यथा
नुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति शब्द लुप्त हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। संपत्ति साफल्यांत वचनेषु, ठीक है ना। इतना बड़ा सूत्र लिखने का कोई मतलब नहीं था, पर जिन्होंने नहीं सुना है इससे पहले वो लोग भी जान जाए इसलिए लिखा है। सूत्र से घबराइएगा मत, सूत्र याद कर सकते हो, नहीं तो सूत्र के अतिरिक्त ये शब्द है, इन शब्दों को भी अलग से आप याद कर सकते हो यदि सूत्र के रूप में याद नहीं होता है तो, ठीक है ना। अव्ययम विभक्ति शब्द को देखिएगा कौन कौन से है। पहला है विभक्ति, फिर समीप, समृद्धि, व्यरित्यर्था। यहाँ पर क्या है, एक तो है वृद्धि और आगे है वृद्धि के बाद संधि को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, अर्थाभाव। फिर निकलेगा अत्यय, फिर है असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, एक मिनट, शब्द प्रादुर्भाव, फिर पश्चात, फिर यथा, यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य और अंत। ठीक है ना, यहाँ तक हमारे शब्द है और ये वचन क्या है, हर शब्द के साथ जुड़ेगा। तो ये सूत्र क्या कहता है, इन शब्दों के साथ क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, तो देखिएगा अव्ययीभाव समास का सबसे पहला नियम है, इसमें अव्यय होता है। अव्यय कहिए या उपसर्ग कहिए, अव्यय किसे कहते हैं, पहले मैंने बताया था जिनके रूप मैम नहीं स्वर चलते। आदि निर्पात, स्वरादि निपात में अव्ययम, स्वर आदि किन निपात चीजों की अव्यय। बात है, जिनका रूप नहीं चलता है उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, जो हर विभक्ति में, हर वचन में, हर लिंग में एक जैसे ही होता है उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और उपसर्ग तो आप जानते ही हैं किस प्रकार के उपसर्ग होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग जानते हैं। तो क्या अव्ययीभाव समास में इन दोनों चीजों की ही क्या है, प्रमुखता है। शब्द को देख करके ही आप लोग पहचान सकते हो कि ये क्या है, अव्ययीभाव समास का पद होगा। क्यों, हेलो ओम, आवाज आ रही है। जी मैम। अगर देखने में कठिनाई हो रही तो बता दीजिएगा, ठीक है। आवाज कट रही है, अभी कट रही है, अभी कॉल आ रहा था इसलिए आप लोग को आवाज नहीं आई होगी और मैं कुछ कह भी नहीं रही थी। अभी आवाज आ रही है आप सभी मैम को। मैम आवाज तो ठीक आ रही है लेकिन बोर्ड हिल रहा है। बोर्ड हिल रहा है, अच्छा, अब तो नहीं हिल रहा होगा, ठीक है अब ठीक है मैम। चलिए क्या बता रही थी, हाँ, अव्ययीभाव समास की पहचान बता रही हूँ मैं। सबसे पहले इस शब्द में आपको या तो अव्यय देखने को मिलेगा या तो उपसर्ग। उपसर्ग तो आप लोग जानते हो 21 होते हैं और उपसर्ग की पहचान भी कर लोगे। अब ये कहो कि अव्ययिकों की पहचान कैसे करोगे, तो ये तो मैं यही कह सकती हूँ, अभ्यास से। जितना आप लोग स्वाध्याय करोगे उन चीजों से आप लोग को पता लग जाएगा कि ये शब्द क्या है, अव्ययी है। ठीक है ना। एक और चीज है अव्ययीभाव समास को पहचानने का, कह लीजिए आप ट्रिक। तो अव्ययीभाव समास को पहचानने का क्या है, जो उदाहरण होगा अव्ययीभाव समास का, उसका क्या है, सबसे पहले या तो क्या होगा, उपसर्ग या तो अव्यय होगा और अंतिम में क्या होगा, इसका नियम है वो जो पद बनेगा वो नपुंसकलिंग में होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी समास में आपको ऐसा पद नहीं मिलेगा जो नपुंसकलिंग का बनेगा समस्त पद बन करके। बस अव्ययीभाव समास ऐसा है जो समास होकर के वो पद कैसा हो जाता है, नपुंसकलिंग वाला बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए इससे इस समास का जो पद होगा उसके अंतिम में आप लोग को म करके दिखाई देगा, मतलब जो होगा। ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया इतना।
जी मैम। समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होगा। हाँ, नपुंसकलिंग के साथ ये भी है कि एक वचन का होगा, इसलिए मैंने क्या बताया, बताया। ठीक है ना। चलिए अब इसको देख लेते हैं आगे, एक एक शब्द को कैसे इसके बनते हैं। ठीक है ना। इसमें विभक्ति शब्द को गिनाया गया है। विभक्ति से यहाँ पर सारे विभक्तियां नहीं होंगी। ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ विभक्ति बताया, पर जब हम विभक्तियों को करने चलते हैं तो इसके योग्य सिर्फ सप्तमी विभक्ति ही हमें मिलती है। इसलिए यहाँ पर विभक्ति का मतलब क्या है, अधिकरण। सप्तमी में अधिकरण होता है, तो अधिकरण वाला है। ये देखिएगा, एक एक चीज के हम सारे पढ़ेंगे कि इन शब्दों के साथ कैसे अव्ययभाव समास होता है। तो विभक्ति का उदाहरण है पहला, मैंने बता दिया यहाँ पे विभक्ति का मतलब क्या है, सप्तमी। सप्तमी के अर्थ में होगा अव्ययभाव समास। तो क्या है सप्तमी का अर्थ, आप लोग जानते हो, मैं। ठीक है ना। तो मैं में क्या है, सप्तमी कितने प्रकार की मैंने बता दी, उसमें जो विषय सप्तमी है वो यहाँ पर होगी। तो जैसे देखिएगा, स्त्रीषु अधिकृत्य, स्त्रीषु अधिकृत्य, ये तो क्या हो गया, आप लोग का विग्रह हो गया। ये समास होकर के क्या बन जाता है, अधिस्त्री। अधिस्त्री, यहाँ पे जो अधि आया है वो सप्तमी के अर्थ में आया है, अधिस्त्री। यहाँ पे ये अधि आप लोग जान गए हो, उपसर्ग है, और ये नपुंसकलिंग का ही बना है, अधिस्त्री। इसका मतलब होता है स्त्रियों के विषय में। ठीक है ना। आपको कहना हो किसी भी वाक्य में कि स्त्रियों के विषय में बताइए, या अभी महिला दिवस गया है, जैसे कहना हो स्त्रियों के विषय में भाषण दीजिए या कुछ भी, तो वो स्त्रियों के विषय में इतने शब्द को कहने के लिए क्या आ जाएगा, आपका अधिस्त्री का प्रयोग होगा। समस्त पद समास होकर के ये शब्द बना है, और इसका विग्रह जब देखेंगे तो ये बन जाएगा स्त्रीषु अधिकृत्य। इसके स्थान पे आप कुछ भी शब्द को जोड़ सकते हो, किसी के भी विषय में कहना हो हमें, तो वो क्या बन जाएगा, आधी उपसर्ग आ जाएगा, और जिसके विषय में कहना हो वो आपके अंतिम में आ जाएगा। मैम जैसे कि इसमें स्त्रीसु शब्द है, तो मैम इसके आगे हमें किस उपसर्ग का प्रयोग करना, तो मैम वो उसे कैसे पता लगाएंगे हम? बता दिया ना मैंने, सप्तमी के अर्थ में अधि का प्रयोग करेंगे। हमको यहाँ पे अर्थ क्या निकलना है, सप्तमी वाला अर्थ निकालना है, तो उसके लिए अधि का ही प्रयोग होता है। तो जब आपको सप्तमी के अर्थ में करना है उपसर्ग का प्रयोग, वहां पर आप अधि का ही करेंगे। मैम इसके अलावा कोई भी उपसर्ग सप्तमी विभक्ति में प्रयोग नहीं होता? मुख्यतः नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब कहीं कहीं हो जाए वो अलग बात है। सारे उपसर्गों के अपने एक प्रधान रूप से अर्थ है, बाकी वो उपसर्ग और भी अर्थों में प्रयोग होते हैं। तो वही ये अधि उपसर्ग का आप प्रयोग सप्तमी के अर्थ में देख सकते हैं। ठीक है। ये एक अधि क्या है, यहाँ पर शब्द रूपों के साथ आ रहा है, और जब धातु रूपों के साथ आएगा तो उसका अपना अर्थ अलग हो जाएगा। ठीक है। उपसर्ग के साथ आप कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, उसके अनुसार आप उसका अर्थ निकाला जाता है। ठीक है ना। चलिए जी मैम। अब आगे है, आपने विभक्ति का देख लिया है, तो देख लीजिएगा, अधि से आपको कोई भी समस्त पद दिखाई दे और पूछा जाए कौन से समास है, तो अव्यय विभक्ति समास ही है। और आगे की बात है कि अव्यय विभक्ति समास के अंतर्गत ये किसका मतलब किस शब्द का समास बन रहा है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ये विभक्ति में बन रहा है, या शब्द प्रादुर्भाव में बन रहा है, या पश्चात में बन रहा है, या संपत्ति साकल्यांति, जो अलग अलग शब्द है उनके अंतर्गत नहीं प्रश्न पूछा जाएगा। सिर्फ यही कि इसमें कौन सा समास हो रहा है, यहाँ तक पूछा जाएगा। चलिए आगे क्या है, विभक्ति आप लोगों ने देख लिया, आगे है समीप। अब देखिएगा, समीप अर्थ में अव्ययभाव समास कैसे होता है। समीप का मतलब सभी जानते हैं, इसका अर्थ पास में। ठीक है। और ये भी शायद आप लोग सब
इस चीज को जान चुके हो कि समीप अर्थ में कौन से उपसर्ग का प्रयोग होता है? कोई बताएगा? मैम उपसर्ग का। बहुत सुंदर। क्या है? समीप अर्थ में हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। चलिए, अधिहरि। अधिहरि, चलिए ठीक है। हाँ, अधिहरि भी ठीक है। हरि के विषय में अधिहरि, किसी के विषय में उपसमीपम। आप, हाँ, उपसमीपम। उप का अर्थ क्या है? समीप अर्थ है, ठीक है ना। किसी के भी आपको समीप कहना हो तो आप उसमें उपसर्ग के साथ अव्ययीभाव समास करके वाक्य बना सकते हो। जैसे क्या है, आपको कहना है कृष्ण के समीप कुछ भी रखा हो तो कृष्ण के समीप ये बात कहना है, कृष्णस्य समीपम। तो क्या बन जाएगा? ये समीप अर्थ में उपसर्ग आ जाएगा, उपकृष्णम। ठीक है, उपकृष्णम पुस्तकम अस्ति, जलम अस्ति अथवा यत् किमपि। तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? उपसर्ग का प्रयोग करके उसका अर्थ आप निकाल सकते हो, समीप अर्थ। तो शब्द बनेगा उपकृष्णम। किसी भी चीज के समीप के लिए कहना हो तो उपसर्ग को लगाइए और समास कर दीजिए, बन जाएगा आपका समस्त पद। तो देखिएगा, उपकृष्णम ये एक प्रसिद्ध वाक्य है। और कुछ शब्द गिना देती हूँ जो आपके परीक्षा के हिसाब से जरूरी है, ठीक है ना। क्या है? एक शब्द है उपजरसम। इसका अर्थ बताओ क्या होगा? वृद्धावस्था के समीप, जरायाः समीपम। हाँ, इसका विग्रह वाक्य बनेगा जरायाः समीपम। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, ठीक है ना। तो जो बुढ़ापे के समीप, मतलब बुढ़ापे के समीप आ गया, वृद्ध होने लगा, उसको क्या कहेंगे हम? उपजरसम। तो देखिएगा, इसके दो प्रकार से बनते हैं, उपजरसम और उपजरम। दोनों ही शब्द क्या है? सही है। यदि आपकी परीक्षा में आ जाए कि उपजरसम क्या, जरायाः समीपम, इसका समस्त पद क्या है, और ऑप्शन में आपको दे दे उपजरसम, उपजरम, उपजराह या कुछ भी अतिरिक्त दे दे, और पूछे दोनों सही है या केवल कोई एक, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही चीजें सही है, दोनों रूप बनते हैं, उपजरसम और उपजरम। इसी प्रकार एक और है, एक मिनट, उपचरमम, उपसमिधम। जो दो बनते हैं वो क्या है? समिध शब्द का है उपसमिधम। एक उपसमिधम बनेगा और दूसरा उपसमिध। दोनों सेम है, दोनों का अर्थ भी एक है, दोनों ही शुद्ध है, उपसमिधम और उपसमिध। और शब्द देख लीजिए समास के, उपराजम, राजा के समीप। ठीक है, उपचर्मम, चर्म के समीप। ये कुछ उदाहरण है जो इसके मुख्य देखे जाते हैं। मैडम चिप्रम भी हो जाएगा ना? चिप्रम। हाँ, चिप्रम अव्यय पद है, हाँ हाँ, क्योंकि इससे पूर्व में मैडम जी एग्जाम में आया था इसी में, NTSUT के द्वारा। अच्छा। क्षिप्रम पद ये कैसा है पूछा गया था, तो उसमें जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसमें, फिर जो है कुछ शब्द रूप से भी कुछ दे दिया गया था, इसमें से क्या है, ये अव्यय पद है या शब्द रूप है। अव्यय पद देखिए, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे कुछ शब्दों को जान लोगे, ठीक है ना। और कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आप लोग स्वाध्याय से जानोगे, ठीक है जी ना। चिरंतनी में है आप लोग के अव्यय पदों का जी अलग से, तो इसको अलग से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अव्यय क्या है? अनगिनत है, अनगिनत चीजों को कभी जी पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो वो जी। स्वाध्याय से ही पता लगता जाता है। चलिए, इसके आगे और बहुत सारे शब्द हैं, इसको हम कल आगे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमस्ते सभी को। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए।